नमस्कार साथियों। एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन महमूद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए है जूना खां, ऑप्शन बी है गाजी मलिक, ऑप्शन सी है खुसरो खां, ऑप्शन डी है मलिक काफूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाजी मलिक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किस दुर्ग का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है सीरी दुर्ग, ऑप्शन बी है तुगलक तुगलकाबाद, ऑप्शन सी है पुराना किला, ऑप्शन डी है फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुगलकाबाद। ठीक, तुगलकाबाद की स्थापना कौन कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1290, ऑप्शन बी है 1316, ऑप्शन सी है 1320, ऑप्शन डी है 1325। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1320। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के विरुद्ध अभियान के दौरान किस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया? ऑप्शन ए है लखनौती, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है मुल्तान, ऑप्शन डी है मालवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनौती। ठीक, लखनौती पर गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः नियंत्रण स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार हुई? ऑप्शन ए है युद्ध में, ऑप्शन बी है बीमारी से, ऑप्शन सी है तुगलकाबाद के किले के ढहने से, ऑप्शन डी है एक षड्यंत्र में विष देकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुगलकाबाद के किले के ढहने से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है खिज्र खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनते हैं गयासुद्दीन के बाद, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का युवराज के रूप में प्रमुख नाम क्या था? ऑप्शन ए है जूना खां, ऑप्शन बी है गाजी मलिक, ऑप्शन सी है खुसरो खां, ऑप्शन डी है उलूग खां। तो इनका सही नाम, इनका युवराज के रूप में क्या नाम था? जूना खां, या इसी को जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जौना खां या जूना खां। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, महमूद बिन तुगलक, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ठीक है, राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करके ले गए थे? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दौलताबाद, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है जौनपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दौलताबाद। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना चाहते हैं, बट ये सफल नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा के रूप में मुख्यतः किस धातु के सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए तांबा या पीतल, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा या पीतल के, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, सांकेतिक मुद्रा की विफलता का कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है चांदी की कमी, ऑप्शन बी है नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर चलन, ऑप्शन सी है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन डी है व्यापार का समाप्त होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर चलन। ठीक है, तो जो सांकेतिक मुद्रा बनाए थे इसमें कुछ खास मार्किंग नहीं थी, जिसे लोग आसानी से नकल कर ले रहे थे, और सभी के घर में लगभग सिक्के बनना शुरू हो गया था, तो बहुत ज्यादा नकली सिक्के हो गए, जिससे राजकोष को काफी नुकसान हुआ। तो ये सांकेतिक मुद्रा यहीं से विफल हो जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए की थी? ऑप्शन ए है गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन बी है सिंधु घाट, ऑप्शन सी है मालवा का पठार, ऑप्शन डी है बंगाल डेल्टा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की दुआब में कर वृद्धि की नीति किस परिस्थिति में विशेष रूप से असफल हुई? ऑप्शन ए, अकाल के समय, ऑप्शन बी है समुद्री तूफान के समय, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार बंद होने से, ऑप्शन डी है मंगोलों के आक्रमण के समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकाल के समय। ठीक, तो इसी समय अकाल पड़ता है और उसी समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक कर वृद्धि किए रहते हैं, तो जिससे बहुत ज्यादा ये समस्या होती है और यह जो इनकी नीति थी, कर वृद्धि की नीति, ये असफल हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है दीवाने कोही, ऑप्शन बी है दीवान ए अर्ज, ऑप्शन सी है दीवान ए इंसा, ऑप्शन डी है दीवान ए रसालत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवान ए कोही। ठीक, दीवान ए कोही का उद्देश्य क्या था? तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना और किसानों को सहायता देना। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए है अल बरूनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। ठीक, अब इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आते हैं। तो इनको जो है ना काजी नियुक्त किया जाता है, ये काजी के पद पर भी रहते हैं कुछ समय तक। और इनकी एक पुस्तक का नाम है जो बहुत फेमस है, रेहला। ठीक है, इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला है। और इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो मोरक्को के। ठीक है, ये पता होना चाहिए इनके विषय में। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी है काजी, ऑप्शन सी है सेनापति, ऑप्शन डी राजस्व अधिकारी। तो हम लोग पीछे भी बात कर चुके, तो किस पद पे नियुक्त किए थे? काजी के पद पर। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी है रिहला, ऑप्शन डी है फतवा ए जहांदारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिहला। ठीक, रिहला किसकी है? इब्न बतूता की है। तो इसमें जो है भारत यात्रा का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के विरुद्ध अभियान के लिए किस क्षेत्र को आधार बनाने का प्रयास किया? ठीक, किसके विरुद्ध? चीन के विरुद्ध। ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है खुरासान, ऑप्शन सी है कुमायूं हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी है बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय क्षेत्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की किस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पश्चिम और मध्य एशिया में विजय प्राप्त करना था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दोआब योजना, ऑप्शन बी है खुरासान अभियान की योजना, ऑप्शन सी है राजधानी स्थानांतरण, ऑप्शन डी है सांकेतिक मुद्रा योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खुरासान अभियान योजना। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत में कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोही राज्य उभरा था? ऑप्शन ए है विजयनगर, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है सेन, ऑप्शन डी है चोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विजयनगर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन भाइयों ने की थी? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी है कृष्णदेव और अच्युत, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और मुबारक, ऑप्शन डी है देवगिरी और रामदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बहमनी राज्य की स्थापना होती है और इन्हीं के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी है मुजफ्फर शाह, ऑप्शन सी है हसन गंगू, ऑप्शन डी है अहमद निजाम शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक, अलाउद्दीन बहमन शाह जो है बहमनी राज्य के संस्थापक हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है केवल धार्मिक विस्तार, ऑप्शन बी है अनेक महत्वाकांक्षी प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रयोग, ऑप्शन सी है समुद्री साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन डी है राजपूतों के साथ स्थायी गठबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनेक महत्वाकांक्षी प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रयोग। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जियाउद्दीन बरनी से संबंधित है? ऑप्शन ए है तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी है रिहला, ऑप्शन सी है किताबुल हिंद, ऑप्शन डी है राज तरंगड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारीख फिरोज शाही। ठीक, तारीख फिरोज शाही किससे संबंधित है? तो जियाउद्दीन बरनी से। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में किस कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया? ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लागू किया? ऑप्शन ए है खराज, ऑप्शन बी है जजिया, ऑप्शन सी है जकात, ऑप्शन डी है खुम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जजिया। ठीक, तो जजिया जो गैर मुसलमान थे उनसे वसूला जाता था, और अभी तक क्या था कि ब्राह्मणों से यह कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय जजिया जो है ब्राह्मणों पर भी आरोपित कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उसने जजिया समाप्त कर दिया, उसने उलेमाओं के प्रभाव को कम किया, उसने इस्लामी रूढ़िवादिता को अधिक महत्व दिया, ऑप्शन डी है उसने सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने इस्लामी रूढ़िवादिता को अधिक महत्व दिया। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना निर्धन मुस्लिम महिलाओं, अनाथों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए की थी? ऑप्शन ए है दीवाने खैरात, ऑप्शन बी है दीवाने कोही, ऑप्शन सी है दीवाने अर्ज, ऑप्शन डी है दीवाने विजारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवान ए खैरात। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने बंदगान का संबंध किससे था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है दासों के प्रशासन से, ऑप्शन सी है न्याय व्यवस्था, ऑप्शन डी है विदेश नीति। ठीक, तो दीवाने बंदगान किससे संबंधित है? ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक, दासों के प्रशासन से। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के संबंध में कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन ए है दास प्रथा समाप्त कर दी, ऑप्शन बी है दासों की संख्या बढ़ाई और उनके लिए विभाग बनाया, ऑप्शन सी है केवल युद्धबंदियों को दास बनाया, ऑप्शन डी है दासों को सेना से पूरी तरह बाहर कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दासों की संख्या बढ़ाई और उनके लिए एक विभाग बनाया। ठीक, पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही दासों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई व्यवस्था के लिए विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या किया गया? ठीक, ऑप्शन ए है समुद्री बंदरगाह बनाए, ऑप्शन बी है नहरों का निर्माण कराया, ऑप्शन सी है केवल कुओं पर प्रतिबंध लगाया, ऑप्शन डी है नदियों का मार्ग बदल दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहरों का निर्माण कराया। ठीक, तो पहली बार नहरों का निर्माण कौन कराया था? गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद जो नहरों का जाल किसने विकसित किया अच्छी तरीके से? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की नहर निर्माण नीति, ठीक, नहर निर्माण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सैन्य विस्तार, ऑप्शन बी है कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी है राजधानी का स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कराया? ऑप्शन ए संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, ऑप्शन बी फारसी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद, ऑप्शन सी है सभी संस्कृत जितने विद्यालय थे बंद करा दिए, ऑप्शन डी है बौद्ध ग्रंथों को नष्ट कराया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर
किस प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी, ऑप्शन सी है राग दर्पण, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राग दर्पण। ठीक, राग दर्पण का जो है जिसका संबंध है ये संस्कृत में था, तो इसका अनुवाद किस में कराया गया? फारसी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद का प्रमुख महत्व क्या था? ऑप्शन ए है केवल धार्मिक प्रचार, ऑप्शन बी है भारतीय ज्ञान परंपरा को फारसी अभिजात वर्ग तक पहुंचाना, ऑप्शन सी है संस्कृत को राजभाषा बनाना, ऑप्शन डी है फारसी भाषा को समाप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय ज्ञान परंपरा को फारसी अभिजात वर्ग तक पहुंचाना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों में से एक को कहां से दिल्ली लाकर स्थापित कराया? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है टोपरा, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टोपरा। ठीक है, तो अशोक स्तंभ टोपरा में स्थित था और इसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभों में से किसको, ठीक है, किसको कहां से दिल्ली लाकर स्थापित कराया था? मतलब कि कौन से हैं? कुल मिलाकर दो इसमें है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है टोपरा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है वैशाली। तो पता होना चाहिए कि अशोक ने दो स्तंभों को, कितने दो स्तंभ थे जिनको दिल्ली में स्थापित कराया था। कौन सा है? एक मेरठ में था और दूसरा टोपरा में था। ठीक, इन दोनों को जो है दिल्ली लाकर स्थापित कराया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक, तो अब इसे जो है ना दिल्ली मेरठ के नाम से जाना जाता है, इसे दिल्ली टोपरा के नाम से। ठीक, तो ऐसे याद करेंगे आसान रहेगा। क्या? दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ और इसे जो है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। ठीक, लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित फिरोज शाह कोटला वर्तमान में किस शहर में स्थित है? ठीक, जो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला का निर्माण कराया था वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जौनपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। ठीक, दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला मुख्यतः किस प्रकार की स्थापत्य शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी है तुगलक स्थापत्य शैली, ऑप्शन सी है नागर शैली, ऑप्शन डी है वेसर शैली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुगलक स्थापत्य शैली। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है तुगलक स्थापत्य की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए है अत्यधिक अलंकरण, ऑप्शन बी है विशाल गुंबदों पर स्वर्ण सजावट, ऑप्शन सी है मजबूती सादगी और ढलवा दीवारें, ऑप्शन डी है केवल संगमरमर का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मजबूती सादगी और ढलवा दीवारें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ऑप्शन बी है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी है अलाई दरवाजा, ऑप्शन डी है कुतुब मीनार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है अत्यधिक सजावटी नक्काशी, ऑप्शन बी है ढलवा दीवारें और किले जैसी मजबूती, ऑप्शन सी है केवल लकड़ी का प्रयोग, ऑप्शन डी है पूर्णतः बौद्ध स्थापत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ढलवा दीवारें और किले जैसी मजबूती। पता होना चाहिए हम लोग तुगलक स्थापत्य के बारे में बात की अभी, तो उसमें विशेषता ही क्या है कि ढलवा दीवारें होंगे और सजावटी कम होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की? किसके? फिरोजाबाद। ठीक, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नामक नगर बसाया।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगरों में से कौन सा दिल्ली क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन है फिरोजाबाद, ऑप्शन बी है गुलबर्गा, ऑप्शन सी है विजयनगर, ऑप्शन डी है वारंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहाँ पर है? दिल्ली क्षेत्र में ही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल का प्रमुख इतिहासकार था। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है बदायूनी, ऑप्शन डी है मिनहाज उस सिराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी जो है तुगलक काल के प्रमुख इतिहासकार थे, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोज शाही किससे संबंधित है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फुतुहात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक, दिल्ली सुल्तान में यही केवल एक है जो आत्मकथा लिखे हैं। ठीक है, आत्मकथा है ये फिरोज शाह तुगलक की, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के का वर्णन करने वाला शम्स ए सिराज अफीक किस ग्रंथ के लेखक थे। ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी है रिहला, ऑप्शन सी है तबकात नासरी, ऑप्शन डी है तारीख मुबारक शाही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की आलोचना की थी। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है फैजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का आलोचना किए हैं ये। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक राजधानी दौलताबाद स्थानांतरण। ठीक है, पता होना चाहिए तुगलकाबाद की स्थापना कौन कराया था, गयासुद्दीन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किए, और फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान ये एक विभाग की स्थापना किए थे। और फिरोज शाह तुगलक राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित, ये गलत है। ठीक, राजधानी जो है दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए कदम कौन उठाया था, पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। लो, लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक शासन के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और प्रांतीय विद्रोह, ऑप्शन बी है समुद्री व्यापार का अत्यधिक विकास, ऑप्शन सी है राजपूतों का पूर्ण समर्थन, ऑप्शन डी है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और प्रांतीय विद्रोह। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या देखे कि तुगलक वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है हम लोग उन्हें देखें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।